फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। आज है 14 जुलाई 2024 और हम बात करेंगे कि 14 जुलाई 2024 के लिए कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और आगामी जो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए यह जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस कब मनाया गया? यानी कि इंटरनेशनल जो रॉक्स डे है या अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस है यह कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 10 जुलाई, बी ऑप्शन है 11 जुलाई, सी ऑप्शन है 12 जुलाई और डी ऑप्शन है 13 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस मनाया गया। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस 13 जुलाई। अगर हम बात करें तो हर साल 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस या इंटरनेशनल रॉक डे मनाया जाता है, यानी किसी को इंटरनेशनल रॉक डे भी कहते हैं और इसी को अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस भी कहा जाता है। बात करते हैं कि यह दिवस मनाया क्यों जाता है। तो यह जो दिन है वह पृथ्वी पर मौजूद चट्टानों के महत्व और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस जो मनाया जाता है इसका उद्देश्य होता है, यह इसका महत्व है कि जो चट्टानों के महत्व और उनके संरक्षित करने की जो आवश्यकता है, यानी कि हमको किस लिए चट्टानों का संरक्षण करना चाहिए, इसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? यानी कि भारत और UAE के बीच डिफेंस को लेकर के, रक्षा सहयोग को लेकर के एक समिति का आयोजन किया गया। तो यह समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये ऑप्शन है बीजिंग, बी ऑप्शन है अबू धाबी, सी ऑप्शन है मॉस्को और डी ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबू धाबी में भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक की गई या यहाँ पर यह संपन्न हुई। अगली तरफ यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्टिकल में भारत और UAE के बीच यह रक्षा सहयोग समिति जो कि JDCC की 12वीं बैठक अबू धाबी में संपन्न हुई या इसकी 12वीं बैठक थी, संस्करण इसका 12वां था, जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात की रक्षा सहयोग समिति की यह बैठक थी। बात करते हैं यह जो बैठक है इसके सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित रही, जिसमें प्रशिक्षण, सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग साझेदारी और अनुसंधान तथा विकास पहल भी शामिल है। यानी कि यह जो बैठक है इस बैठक का मेन केंद्र बिंदु क्या कह रहा? प्रशिक्षण, सहयोग, यानी कि जो कुछ भी डिफेंस या सैन्य अभ्यास के अंतर्गत जो परीक्षण होता है उस पर, संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि ज्वाइंट जो एक्सरसाइज होती हैं उन पर, और रक्षा उद्योग साझेदारी यानी कि जो डिफेंस के लिए जो उद्योग हैं उनके बीच में साझेदारी हो, और अनुसंधान तथा विकास पहल भी इस पर शामिल रहें। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो डिफेंस से लेकर के जो कुछ भी कार्य हैं, चाहे वो संयुक्त अभ्यास हो, प्रशिक्षण हो या विभिन्न प्रकार के उद्योग हों, इन सब के बारे में जो बात वह इस बैठक के दौरान की गई, जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच थी। अगले प्रश्न की ओर हम अगर बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? यानी कि 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, तो इसमें बहुत सारे सदस्य हैं और उन सदस्यों के साथ साथ इसका एक संयोजक भी नियुक्त किया गया। तो इस सलाहकार परिषद का संयोजक कौन है? तो ये ऑप्शन है दिनेश मोहनिया, बी ऑप्शन है आलोक राठी, सी ऑप्शन है पूनम गुप्ता और डी ऑप्शन है अमित गोयल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं इनको 16वें वित्त आयोग के द्वारा सलाहकार जो परिषद का गठन किया गया उसके संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो 16वें वित्त आयोग ने हाल ही में एक सलाहकार परिषद का गठन किया। समिति में डॉक्टर DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्र, डॉक्टर पूनम गुप्ता, प्रांजलि भंडारी और राहुल बाजोरिया शामिल हैं, यानी कि सभी लोग सदस्य के रूप में शामिल हैं। वहीं लेकिन जो डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं इनको सलाहकार परिषद का संयोजक भी बनाया गया है, यानी कि सदस्य तो है ही, इसके साथ साथ सलाहकार परिषद का संयोजक भी डॉक्टर पूनम गुप्ता को बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब
पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत और ऐसा कौन सा देश है जिसने 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रूस है और भारत, इन लोगों ने मिलकर के वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि अभी हाल ही में जल्दी ही जो भारत या भारत देश के, अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वह रूस गए हुए थे। वहाँ पर गए और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनके साथ मुलाकात भी हुई। तो इनके साथ जो मुलाकात हुई उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए दिन बन के सामने आ रहे हैं। चाहे वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिए जाने की बात हो, या वहाँ पर जो अज्ञात शहीद जो है, अज्ञात सैनिक शहीद जो हैं वहाँ पर जाने की बात हो, या और 100 अरब डॉलर यानी 100 अरब डॉलर तक व्यापार को पहुँचाने की बात हो, इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस वहाँ से बने हुए हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह रूस गए हुए थे और वहाँ पर जाकर के उन्होंने क्या बात रखी कि भारत और जो रूस है वह वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। यह लक्ष्य निवेश को बढ़ावा देकर आपसी व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग और ऊर्जा से लेकर कृषि एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर हासिल किया जाएगा। यानी कि यह जो लक्ष्य रखा गया है 100 अरब डॉलर का 2030 तक, तो इसको प्राप्त कैसे किया जाएगा, इस लक्ष्य को बढ़ाया कैसे जाएगा। तो इस लक्ष्य को बढ़ाने का जो यह जो लक्ष्य रखा गया है इसका होगा कैसे, तो निवेश को बढ़ाकर, यानी कि जो निवेश होते हैं उनको बढ़ा करके आपसी व्यापार, यानी भारत और रूस के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं उन आपसी व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग, यानी कि जो राष्ट्रीय मुद्राएं हैं, यानी कि मान लो जो रूस की मुद्रा है उसमें भारत खरीदेगा और भारत की जो भी मुद्राएं हैं, जो भी मुद्रा है भारत की, उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, रूस भी खरीदा। मतलब ये होता क्या है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो आप डॉलर में करते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉलर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है उसकी। तो ऐसा होता क्या है, इससे जो भारतीय रुपया है इसकी जो मार्केटिंग होती है ये कम हो पाती है। तो इसके लिए हुआ क्या है, जो भारत और रूस के बीच में जो बैठक हुई है, या जो भारत और रूस के बीच में जो बात रखी गई है 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने के लिए, इसमें होगा क्या कि जो दो देश हैं ये अपनी अपनी मुद्राओं में, यानी कि जो रूस होगा वो अपनी मुद्रा में और जो भारत होगा वो अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकेगा। तो इससे जो क्या होगा, जो भारत है इसको तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसका जो भारत के जो रुपया होगा भारत का, ये ग्लोबली इसका प्रचार हो जाएगा और इसके साथ साथ अन्य देश भी जो होंगे वो भारत के ही रुपये में व्यापार करने के लिए इच्छुक हो सकेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पर बात की गई है। तो इन सब जो निर्देश हैं इनको ध्यान में रख करके, इन निर्देशों का पालन कर करके क्या किया जाएगा, या जो सहयोग है इसको बढ़ावा दिया जा सकेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर शामिल किए हैं। जो यूनेस्को हैं इसने नए कितने बायोस्फीयर रिजर्वों को नामित किया हुआ है या उनको शामिल किया हुआ है। यूनेस्को का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। और इसने भी हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं। तो कितने नामित किए हैं, ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 15। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हुए हैं। तो अगर हम इन बात करें तो यूनेस्को एक्सपेंड्स वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, यानी कि 11 यानी 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनको यूनेस्को ने भी हाल ही में शामिल किया है या इनको भी मंजूरी दी हुई है। और इन 11 को शामिल करने के बाद वर्तमान में विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में अब 136 देशों के 759 स्थल शामिल हैं। यानी कि टोटल 136 देशों के 759 देश जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आए हुए हैं। ये आंकड़ा जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो 759 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, यूनेस्को ने जो बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं, तो शामिल किए गए जो नए हैं उनकी सूची,
यानी कि कौन कौन से हैं जिनको शामिल किया गया है। तो पहला है कैंपेन ब्रोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, ये बेल्जियम किंगडम ऑफ नीदरलैंड में है। फिर डेरेन नार्टे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व, ये कोलंबिया में है। मैड्रे डी लास अगुआस बायोस्फीयर रिजर्व, ये डोमिनिकन गणराज्य में है। फिर अगला है न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व, ये गाम्बिया में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोली यूगेनी बायोस्फीयर, ये इटली में है। जूलियन आल्पस ट्रांस बाउंड्री रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व, ये इटली स्लोवेनिया में है। खार उस लेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मंगोलिया में है। और अपाया ओस बायोस्फीयर रिजर्व, ये फिलीपींस में है। और लास्ट की हम अगर कुछ बात करते हैं तो चांगयोंग बायोस्फीयर रिजर्व, ये कोरिया गणराज्य में है। और बेल डियरन बायो रिजर्व, ये स्पेन में है। और लास्ट है जो कि 11 नंबर है, इराती बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी स्पेन में है। तो इस प्रकार से नए जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं उनकी यहाँ पर उनके नाम हैं और वो किस देश में स्थित हैं ये भी साथ में मेंशन है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखा जाए तो जो 2 हैं 11 में से जो 2 हैं वो 2 स्पेन से हैं, यानी कि जो 2 स्पेन से कौन कौन से हैं, बेल डियरन बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी स्पेन से है। और इराती बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी स्पेन से है। तो 11 में से जो 2 हैं वह स्पेन के बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीएसएफ ने कहा गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया, यानी कि जो बीएसएफ के जो जवान हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसने क्या किया है, बीएसएफ ने क्या किया है, गो विद द ट्रीज, यानी कि गो विद द जो ट्रीज है वृक्षारोपण एक कार्यक्रम है, इसमें वृक्षों को लगाने के लिए यह एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम गो विद द ट्रीज है। तो इस अभियान का जो आयोजन है ये कहाँ से किया गया, तो ये ऑप्शन है जबलपुर, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है श्रीनगर और डी ऑप्शन है वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो श्रीनगर में बीएसएफ ने गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया हुआ है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं बीएसएफ लॉन्चेस ग्रो विद द ट्रीज इनिशिएटिव इन J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर। बीएसएफ ने श्रीनगर में गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि एक हरियाली वातावरण बनाना, वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ाना, जिसमें बीएसएफ के जवान, अधिकारी, एसबीआई अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल थे। यानी कि यह जो अभियान शुरू किया गया है वृक्षारोपण का, इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो हरियाली वातावरण है इसको बनाए रखना, यानी कि हरा भरा वातावरण बनाए रखना, वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना, यानी अधिक से अधिक ताकि लोग पेड़ लगाएं, जिसमें और इसमें कौन कौन बीएसएफ के अधिकारी, जवान, एसबीआई के अधिकारी और स्कूली बच्चे आदि सभी शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी, यानी कि जो दूसरी बिम्स्टेक की जो बैठक है, विदेश मंत्रियों की जो बैठक है, यह कहाँ पर आयोजित होगी। तो ए ऑप्शन है ढाका, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है जकार्ता और डी ऑप्शन है स्वीडन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट, यानी कि ये आयोजित कहाँ होगी, तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू होगा। यानी कि ये इसका दूसरा सम्मेलन है बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का, जो कि नई दिल्ली में यह शुरू होगा। आगे बात करें, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का जो पहला संस्करण था वह पिछले वर्ष जुलाई में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक बहुआयामी सहयोग के लिए 7 दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। यानी कि जो बिम्स्टेक है ये बहुआयामी सहयोग के लिए 7 दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का यह एक समूह है। और ये क्या करता है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा, यानी कि जो राज्य सरकार होगी वह छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास, यानी बस पास का मतलब सभी लोग समझते होंगे, जिसके पास बस पास होता है उसका किराया नहीं पड़ता है, तो इसीलिए बस पास तक की जो सुविधा होगी वह छात्रों को मिलेगी। कहाँ तक, 150 किलोमीटर दूरी तक। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ऐसा किया हुआ है, तो जो हरियाणा राज्य है,
हरियाणा राज्य ने घोषणा की है, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा दी जाएगी। यानी कि अब 150 किलोमीटर तक जो लोग यात्रा करेंगे, वो भी जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको बस पास की पूरी सुविधा दी जाएगी और उनको किसी तरह से मतलब बस पास का मतलब होता है अगर पास बना हुआ है तो वो उनको किराया नहीं देना पड़ेगा। तो हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री जो हैं असीम गोयल, इन्होंने घोषणा की है कि राज्य में सरकारी और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बस पास की सुविधा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दी गई है। यानी कि चाहे वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो या प्राइवेट या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले, ये सभी जो भी बच्चे होंगे इनके लिए 150 किलोमीटर तक की बस पास तक की सुविधा दी जाएगी। आगे अगर हम बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। यानी कि जो वीरांगना दुर्गावती हैं, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, यह किस राज्य में है और अभी यह हाल ही में चर्चा में बना हुआ था। तो ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी मध्य प्रदेश राज्य में यह स्थित है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इंडिया गेट्स 54th टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इन एमपी, यानी कि ये 54वें नंबर का यानी 54th नंबर का यह जो टाइगर रिजर्व है, जो कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थापित है। आगे अगर हम बात करें तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित अवैध शिकार और नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। यानी कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने बाघों के कथित अवैध शिकार यानी उनका जो शिकार होता है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी कि कौन है, जैसे क्षय रोग को आप सभी लोग जानते हैं, इसको टीबी भी बोलते हैं। तो ये क्षय रोग होता है और जो क्षय रोग है इसके उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन है संजीव जैन, बी ऑप्शन है आरती भदौरिया, सी ऑप्शन है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और डी ऑप्शन है मेघना अहलावत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। और हम बात करें तो प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें जन कल्याण के आधार पर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि जो जन कल्याण के आधार पर जो कार्य किए जाते हैं तो उसके आधार पर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। आगे हम बात करें कि ये जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हैं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी ये रह चुकी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली भी हैं और इनको भी हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जो कि लगभग हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।